हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फेस टू फेस एग्ज़ाम 2021 जो नवंबर में होने वाली है उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डीएलएड फेस टू फेस सेकेंड ईयर का जो है S1 सिलेबस लिए हैं। हम देख रहे हैं आप लोग क्या लिए हम S1 हम सिलेबस लिए हैं, ये देख रहे हैं आप लोग। ये यहाँ पे दीर्घ उत्तर ये है। इससे पहले हम लघु उत्तर ये करवाएंगे, उसके बाद हम दीर्घ उत्तर ये क्वेश्चन करवाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन है। तो आगे देखिए यहाँ पर ये सब भी क्वेश्चन ही है। इसमें टोटल जो है दोस्तों इसमें कितना 5 यूनिट है। तो हर यूनिट का हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं सभी ये यूनिट 2 है। यहाँ पे यूनिट 1 से यहाँ पे स्टार्ट है। यूनिट 1 है समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियाँ और शिक्षा। फिर यूनिट 2 है शिक्षा के समकालीन मुद्दे। फिर है शिक्षा के राजनीतिक एवं संवैधानिक संदर्भ। तो इसी तरह से 5 यूनिट है। हम एक एक यूनिट करके पढ़ेंगे। पहले हम लघु उत्तरीय बना लेते हैं। तो पहले लघु उत्तरीय का डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है दीर्घ उत्तरीय पर जाएंगे। तो एक चीज़ और बता देते हैं कि इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप लोग वो वीडियो देख लें। उसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए अब यहाँ से हम पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, सत्ता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इससे पहले हम सत्ता के बारे में जान गए थे। तो सत्ता का अर्थ देखिए क्या होता है कि सत्ता एक ऐसा शब्द है जिनके अनेक प्रकार के अर्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि सत्ता का बहुत सारा अर्थ है, वो बोल रहा है। सत्ता को प्रायः शक्ति से संबंधित किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि सत्ता को आजकल जो है यानी कि बल से जोड़ा जा रहा है कि जिसके पास बल है सत्ता उसी का होगा। तो सत्ता में आदेश देना एवं उनका पालन करवाना सम्मिलित है। यानी कि सत्ता जिसकी सत्ता है, अगर उसके पास बल है तो आपको जो बोलेगा उसका पालन करना पड़ेगा, जो आदेश देगा उसका आपको पालन करना पड़ेगा, ये उसमें सम्मिलित है। यानी कहने का अर्थ में यह संगठन की ओर से किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए दी गई सत्ता है। यानी कि सत्ता की कुछ परिभाषा निम्नलिखित है। जैसे पैटरसन के अनुसार है, आदेश देने एवं उनके पालन का आज्ञा का अधिकार सत्ता कहलाता है। क्या बोल रहे हैं पैटरसन? आदेश देने एवं उनके पालन का आज्ञा का अधिकार क्या है? सत्ता कहलाता है। एलेन क्या बोल रहे हैं? प्रत्यायोजित कार्यों के क्रियान्वयन को संभव बनाने हेतु सौंपी गई शक्तियाँ एवं अधिकार क्या है? सत्ता है। हेनरी फेयोल के अनुसार क्या है? सत्ता आदेश देने का अधिकार है। क्या बोल रहे हैं कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उनके पालन करवाने की शक्ति। समझ गए? आगे देखिए डेनिस ने क्या बोले हैं। डेनिस बोले हैं कि सत्ता निर्णय लेने एवं आदेश देने का अधिकार है। समझ गए? तो ये क्वेश्चन तैयार हो गया। सत्ता का अर्थ क्या स्पष्ट कीजिए। यानी कि सत्ता एक ऐसा शब्द है जिसका क्या है परिभाषा बहुत सारा है। इसको हम या तो शक्ति के रूप में देखते हैं या बल के रूप में देखते हैं। यानी कि जो आदेश दे, जिसकी सत्ता है, जो आदेश देगा उसका हमें पालन करना पड़ेगा, जो आज्ञा देगा उसका हमें पालन करना पड़ेगा। तो ये 3-4 मनोवैज्ञानिक हैं जो इसकी परिभाषा दिए हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ये एक चीज़ बता देते हैं कि ये जो है आशीष पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर है, उससे हम इसको तैयारी करवाते हैं। तो आप लोग अच्छे से करिए, हम भी इसका तैयारी किए हुए हैं। मेरा डीएलएड 20 यानी कि 18-20 सेशन है मेरा, जिसमें मुझे 83% मार्क जो है आया इसी से पढ़ के। समझ गए? तो आप लोग इस बुक को लीजिए और हम जो जिस तरह से तैयारी करवाते हैं उस तरह से आप लोग करते जाइए। एक एक पॉइंट को हम समझा देंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए आगे देखिए अब क्या है क्वेश्चन। चलिए अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन में है, देख रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता की सीमाओं या दोष के बारे में बताएं। सत्ता की क्या सीमा है और उसका क्या दोष है, क्या बुराई है, उसके बारे में बताना। तो उत्तर देख रहे हैं, सत्ता की सीमाओं और दोष का उल्लेख निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। वो कौन सा बिंदु है देखिए। पहला है तकनीकी सीमाएं। क्या है? तकनीकी सीमाएं। उच्च अधिकारी को सत्ता सौंपते समय, यानी कि जो हमसे उच्च हैं उनको सत्ता सौंपते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वही कार्य सौंपा जाए जिसमें कुछ कुशल एवं योग्य हो। समझ गए? हमें अपने से बड़े कार्य को या सत्ता को उसे तभी सौंपना चाहिए या सौंपते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि वो उस कार्य के लायक हैं या नहीं, वो उस क्षेत्र में उसे कुशलता प्राप्त है या नहीं। यदि उसमें आवश्यक तकनीकी ज्ञान न हो तो वह अपने अधिकार सत्ता का प्रयोग ठीक से नहीं कर पाएगा। समझ गए? इसीलिए बोलता है कि जो पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, उसी को हमें सत्ता में लाना चाहिए या जिसे अनुभव हो अच्छा। दूसरा है कानूनी सीमाएं। कानूनी सीमाएं में देखिए, प्रबंधक उन्हीं आदेशों का पालन अपने अधीनस्थों से करा सकता है जो कानून सम्मत हो। यानी कि किसी से भी जो आदेश है उसको उसी तभी पालन करवा सकते हैं जब उसका क्या है, कानून जो है उसके लिए बनाया गया हो। बिना कानून के किसी से भी हम कुछ नहीं करवा सकते। जिन आदेशों से कानूनी व्यवस्थाओं का उल्लंघन होता है उनके पालन करने के लिए यह अधीनस्थ को विवश कर सकता है। यानी कि जिन आदेशों के कानूनी व्यवस्था में उल्लेख नहीं है, अगर वो नहीं जानता है इसके बारे में तो वो क्या करेगा, उससे करवाएगा। तो इससे क्या होगा, उस अधीनस्थ का क्या होगा, उस कानून का क्या होगा, मतलब उसका क्या दुरुपयोग होगा। इसीलिए जो जान रहा है, जो उसके बारे में अनुभव है उसी को हमें देना चाहिए सत्ता। तीसरा है आर्थिक सीमाएं। यानी उपलब्ध आर्थिक साधनों को देखते हुए ही प्रबंधकों को अपनी सत्ता का प्रयोग करना चाहिए। जो भी जितनी आर्थिक संपत्ति है उसको देखते हुए क्या करना है, हमें प्रबंधन करना है और उसका प्रयोग करना है। अब चौथा है जैविक सीमाएं। कोई भी सत्ताधारी ऐसे आदेश नहीं दे सकता जिससे जीवन समाप्त होने का खतरा हो। समझ गए? जैसे जहर चखने का आदेश देना, टूटी हुई नाव पर चढ़ना, यानी कि बड़े बड़े झूले पर चढ़ना, तो ये सब क्या है, जैविक सीमाएं। जो हम किसी को है जीवन से जो है जीवन को समाप्त हो या उसे खतरा होना, तो ऐसा आदेश हम नहीं दे सकते हैं अगर हम सत्ता में हैं तो। पांचवा है मनोवैज्ञानिक सीमाएं। अधिकारी सत्ता का प्रयोग करते समय प्रबंधकों को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं इसके विपरीत प्रतिक्रिया तो नहीं हो रही है। यानी मनोवैज्ञानिक सीमा क्या बोल रही है कि अधिकारी सत्ता का प्रयोग करते समय प्रबंधकों को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं इसकी विपरीत प्रक्रिया तो नहीं हो रही है। यानी कहने का मतलब सत्ता का जो प्रयोग करता है या प्रयोग करते समय जो उसका प्रबंधक होता है, जो उसका मैनेजमेंट करता है, जो देख रेख करता है, उसके बारे में हमें देखना पड़ता है कि ये कहीं विपरीत प्रतिक्रिया तो नहीं हो रही है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्राकृतिक सीमाएं। प्राकृतिक सीमाएं क्या है देखिए, किसी भी अधिकारी की सत्ता को जल, वायु, भौगोलिक स्थिति, वातावरण, प्राकृतिक संकट, महामारी, भूचाल, बाढ़ आदि सीमित कर सकती है। समझ गए? किसी भी अधिकारी की सत्ता को जो है ये सब सीमित कर सकती है। अब आगे देखिए, साथ में है उच्चाधिकारी के विचार। जो उस अधिकारी से उच्च के हैं उसका अधिकार देखिए। उच्च अधिकारी किसी सत्ता का उपयोग करते हैं, यह उनके स्वयं के विचारों एवं सोचने के तरीकों पर भी निर्भर करता है। यदि वे सत्ता का बार बार प्रयोग करते हैं तो वह उतनी प्रभावशाली नहीं रहेगी।
इसीलिए कुछ विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि उच्चाधिकारियों को अपनी सत्ता पर स्वयं ही अंकुश लगाना चाहिए, सत्ता के प्रयोग कम करके अन्य प्रकार के प्रभावों एवं दबावों को भी काम में लाना चाहिए। अब है नेतृत्व की सीमाएं। कोई भी नेता उच्चाधिकारी अपनी सत्ता का प्रयोग अनियंत्रित रूप से नहीं कर सकता है। यहाँ स्पष्ट दे दिया है कि कोई भी अगर उच्चाधिकारी है अपनी सत्ता का उपयोग जो है अनियंत्रित रूप से नहीं कर सकता है। एक हर्बर्ट साइमन वैज्ञानिक है, वो क्या बोल रहे हैं कि एक नेता या उच्च अधिकारी केवल इस एक बस का चालक होता है। क्या बोल रहे हैं हर्बर्ट साइमन कि एक नेता या उच्च अधिकारी केवल एक बस का चालक होता है। यदि यह चालक यात्रियों को उस दिशा में न ले जाए जिसमें कि वे चाहते हैं तो यात्रियों द्वारा वह बस छोड़ दी जाएगी। चालक अपनी स्वेच्छा का प्रयोग बहुत कम कर सकता है, वह केवल यही देख सकता है कि किस सड़क को अपनाया जाए। समझ गए? यानी कि नेता जो भी है, जो भी हमारे उच्च अधिकारी है, वो क्या है, एक जैसे ड्राइवर होता है उस तरह से, जैसे ड्राइवर सभी पैसेंजर को मतलब क्या करता है एक दिशा में ले जाते हैं, उसी तरह से हमारे क्या होते हैं नेता और उच्च अधिकारी होते हैं। अगर ड्राइवर विपरीत दिशा में ले जाए तो क्या होगा, हमारा लक्ष्य नहीं मिलेगा। इसीलिए जो भी हो उच्चाधिकारी, जो नेता हो, वो सत्ता में आए तो क्या करना होगा, उन्हें एक निर्देशक के रूप में, सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। चलिए आप 15 नंबर क्वेश्चन देखें क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि यहाँ पर है क्या सरकार के विविध रूपों में वर्चस्व व प्रतिरोध की विविध रूप पाए जाते हैं। वर्चस्व व प्रतिरोध, देखिए क्या होता है वर्चस्व एवं प्रतिरोध। यानी उत्तर में सत्ता की शक्ति का उपयोग व प्रयोग सरकार कहलाती है। यानी कि जो भी सत्ता है उसकी शक्ति का उपयोग व प्रयोग क्या कहलाती है, सरकार। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया है, सत्ता की शक्ति का उपयोग व प्रयोग क्या कहलाती है, सरकार। अतः जब हम सत्ता के संदर्भ में बात करते हैं तो वस्तुतः हम सरकार के बारे में बात कर रहे होते हैं। समझ गए दोस्तों? सामान्यतः सत्ता या सरकार की प्रकृति वर्चस्व व प्रतिरोध के स्वरूप का निर्धारण करती है। अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की सरकार वाले तंत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की वर्चस्ववाद, ताकत व प्रतिरोध विद्यमान होते हैं। वर्चस्व व प्रतिरोध मतलब हो गया कोई किसी का अपना मतलब सत्ता का दुरुपयोग करना। समझ गए? तो यहाँ पर देखिए एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था में वर्चस्ववादी ताकतों के रूप में राज परिवार से जुड़े लोग, ऊंचे घराने के प्रभावशाली लोग हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, राजशाही में क्या होता है, राजा जो है उसका बेटा फिर राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। इसी तरह से क्या होता है वर्चस्व व प्रतिरोध में। जहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था में प्रतिरोध का स्वरूप राजशाही के खात्मे के लिए हो सकता है, वहीं लोकतंत्र में यह प्रतिरोध संविधान में वर्णित अधिकारों की वास्तविक प्राप्ति के लिए हो सकता है। अतः सरकार के विविध रूपों से वर्चस्व व प्रतिरोध के भी विविध रूप पाए जाते हैं। समझ गए? सरकार में भी ऐसा वर्चस्व और प्रतिरोध पाया जाता है। अब प्रतिरोध का मूल कारण क्या है, ये देखिए यहाँ पे, सत्ता लोक कल्याण के काम से विमुख होकर वर्चस्ववादी ताकतों को पुष्ट व तुष्ट करने में लग जाती है। सत्ता क्या करती है, जो ज़्यादा मतलब पैसा वाले होते हैं या फिर जो ज़्यादा बलवान होते हैं उसको क्या करते हैं, उसके जो विमुख होकर क्या करते हैं, उनके वर्चस्व ताकतों को क्या करते हैं, संतुष्ट करने लगते हैं। तब एक बड़े वर्ग तक मूलभूत संसाधनों की पहुंच उसका प्रमुख उद्देश्य नहीं रह जाता। यानी जो सत्ता का मुख्य उद्देश्य है वो क्या हो जाता है, हट जाता है। ऐसे में सुविधाओं से वंचित समूह के अंदर प्रतिरोध जन्म लेता है। सरकार देखिए कोई भी गलत काम कर रही है तो क्या करता है, पूरा देश के जनता क्या करता है, उसका प्रतिरोध करता है, यानी विरोध करता है। प्रतिरोध का मूल कारण संसाधनों का असमान वितरण है। लोक संसाधनों का बिना लोक की इच्छा के वर्चस्ववादी ताकतों का दबाव में दाहन तथा लोक का शोषण आदि है। समझ गए? दोहन तथा लोक शोषण आदि है। प्रतिरोध का उद्देश्य निर्णयकारी प्रतिक्रियाओं व संसाधनों के वितरण में वंचित वर्ग की सहभागिता को सुनिश्चित करना है।
किसी भी समाज में वर्चस्ववादी ताकतें वंचित वर्ग में प्रतिरोध को ही जन्म देती है। सत्ता का चरित्र जब लोक कल्याणकारी होता है तब प्रतिरोध की संभावनाएं कम होती है, परंतु जब सत्ता वर्चस्ववादी ताकतों के समर्थन में लोकहित से विरत होने लगती है तब यह प्रतिरोध वर्चस्ववादी ताकतों के साथ साथ सत्ता के प्रति भी शुरू हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतिरोध कब उत्पन्न होता है, जब हमारे अनुसार सत्ता में जो लोग रहते हैं वो काम नहीं करते हैं तो क्या होता है, प्रतिशोध होता है। तो इस प्रतिशोध का कारण क्या हो गया कि जनता के अनुसार कार्य नहीं होना और कुछ बड़े बलवान आदमी के से मतलब विमुख होकर उसका पक्ष में चल जाना। तो इससे क्या होता है, लोगों में आक्रामकता उत्पन्न होती है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो यह क्या है, प्रतिरोध का मूल कारण है। चलिए अब है क्वेश्चन अगला कि यहाँ पे सामाजिक विषमता की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। सामाजिक विषमता की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास धन, संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधन दूसरे से अधिक होते हैं। ये तो है ही। यह सामाजिक संसाधन पूंजी के 3 रूपों देखिए में विभाजित किए जा सकते हैं। तो क्या क्या है देखिए, भौतिक संपत्ति एवं आय के रूप में आर्थिक पूंजी, प्रतिष्ठा और शैक्षिक योग्यताओं के रूप में सांस्कृतिक पूंजी तथा सामाजिक संगतियों एवं संपर्कों के जाल के रूप में सामाजिक पूंजी। यानी कि भौतिक संपत्ति एवं आय के रूप में आर्थिक पूंजी हो गया, प्रतिष्ठा और शैक्षिक योग्यताओं के रूप में सांस्कृतिक पूंजी हो गया और सामाजिक संगतियों एवं संपर्कों के जाल के रूप में सामाजिक पूंजी हो गया। ये 3 पूंजी है, आर्थिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और सामाजिक पूंजी। पूंजी के ये तीनों रूप सामान्यतः एक दूसरे से घुले मिले होते हैं तथा एक को दूसरे में बदला जा सकता है। उदाहरण स्वरूप एक संपन्न परिवार का व्यक्ति क्या करता है, अपनी आर्थिक पूंजी के माध्यम से महंगी उच्च शिक्षा प्राप्त करने अपनी आर्थिक पूंजी को संस्कृति व शैक्षिक पूंजी में बदल सकता है। समझ गए। इसी तरह एक अन्य व्यक्ति भी अपने प्रभावशाली मित्रों व संबंधियों के माध्यम से अपनी सामाजिक पूंजी को अधिक जो है पूंजी में बदल सकता है। तो देखिए आगे, व्यक्तियों में सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच ही सामाजिक विषमता कहलाती है। सामाजिक विषमता क्या कहलाता है, जब व्यक्तियों के बीच में जो सामान सरकार के द्वारा, सत्ता के द्वारा दिया जाता है, अगर वो नहीं पहुंचता या असमान ढंग से वितरण होता है तो क्या होता है, ये विषमता कहलाती है। कुछ सामाजिक विषमताएं व्यक्तियों के बीच स्वाभाविक भिन्नता को प्रतिबिंबित करती है। कोई व्यक्ति असाधारण बुद्धिमान या प्रतिष्ठावान हो सकता है। सामाजिक विषमता व्यक्तियों के बीच सहज या सांस्कृतिक भिन्नता की वजह से नहीं है, बल्कि यह एक समाज द्वारा उत्पन्न की जाती है जिसमें वे रहते हैं। समझ गए दोस्तों। इससे आगे हम अगले वीडियो में लाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।